नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने अभी अभी बोर्ड पे देखा, क्लास आठवीं क्लास है ये मेरी मूल विधि की। आपके इस चैनल के माध्यम से परीक्षा दृष्टि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका प्रभु सिंह फिर से मूल विधि विषय के साथ स्वागत कर रहा हूं। तो भाई अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं लगातार मूल विधि की, तो आपको पता लगातार जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ तब से रेगुलर मेरी क्लास आ रही है और पहले मैंने पढ़ाया, उसके बाद अब उसके क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं आपको, ठीक ना। तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, यह देख करके बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 का एक आवश्यक तत्व नहीं है। इस शब्द पे जरूर ध्यान देंगे, कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। मैंने आपको धारा 76 पढ़ाते हुए कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो विधि के द्वारा आबद्ध है लेकिन वह तथ्यों के भूल के कारण क्या कर देता है, अपराध कर देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो देखिए भाई मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखिए एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जिसके करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है, आबद्ध है, और बाध्य होने का वह विश्वास करता है। तो बिल्कुल यही बात मैंने अभी अभी बोली। उसके बाद देखें विश्वास तथ्य की भूल, मूल नहीं है ये भूल है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भूल के कारण होना चाहिए। विश्वास तथ्य के भूल के कारण नहीं, अपराध तथ्य के भूल के कारण होना चाहिए। तो विश्वास जो होना चाहिए वो तथ्य के भूल के कारण होना चाहिए, यह भी बात सही है। विश्वास सद्भाव पूर्वक किया गया होना चाहिए, विश्वास सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। भाई विश्वास विधि के भूल के कारण भी हो सकता है, विश्वास विधि के भूल के कारण नहीं हो सकता। मैंने आपको धारा 76 पढ़ाते हुए बताया था कि तथ्य का भूल, तथ्य की भूल जो है वह क्षम्य है। तथ्य की भूल क्या है भाई, वह क्षम्य है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं विधि सबको ज्ञान है, विधि का ज्ञान सबको है, विधि का ज्ञान सबको होना चाहिए। यह बात अनुच्छेद 14 भी आपसे कहता है, विधि का ज्ञान सबको होना चाहिए, यह बात आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 14 भी कहता है। तो इसीलिए कहा गया कि तथ्य की भूल तो क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है भाई, ठीक ना। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर सही आंसर होगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मूल विधि आपसे गलती करवा लेगा, मूल विधि आपसे गलती करवा लेगा। उसी का नाम तो परीक्षा है, आप परीक्षा देने गए हैं भाई, तो उसी का नाम तो परीक्षा होता है। आप अपने आप को कैसे एग्जामिन करते हैं, देखें वही क्वेश्चन आ गया, फिर से यहाँ मूल लिखा है तो इसे भूल समझे। देखें सूत्र तथ्य के भूल क्षम्य है, संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 75 से, बिल्कुल गलत। मैंने अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया किससे संबंधित है, धारा 76 से। 77 में तथ्य का भूल नहीं है, 77 में मजिस्ट्रेट से गलती हो जाती है, 77 में तो मजिस्ट्रेट से गलती होती है, तो 77 भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये वाला विकल्प किसी क्वेश्चंस में आ जाए एमसीक्यू में, तो भाई आप समझ लेना कि वह सवाल बहुत कठिन हो गया, क्योंकि अब आपको इन 3 विकल्पों को बिल्कुल सॉल्व करेंगे सावधानी से, तभी आप चौथे विकल्प की तरफ बढ़ सकते हैं। क्लियर ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपसे गलतियां करवा लेते हैं। चले भाई तीसरे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन है सद्भाव पूर्वक ख को, कोई ख भी एक क्या है, व्यक्ति है, ख भी क्या है भाई, एक व्यक्ति है, और क भी क्या है भाई, कोई व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति जो क है उसने ख को क्या समझ लिया, ख को भूत समझ लिया है, प्रेत समझ लिया, और प्रेत समझने के बाद उसे क्या लगा, पीटने लगा। जब पीटने लगा तो उसके पीटने के कारण ख की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसने कैसी स्थिति उत्पन्न कर दी भाई, या तो भ्रम की स्थिति में है, या तो फिर वह तथ्य की भूल हो गई, उससे तथ्य की क्या हो गई, उससे भूल हो गई। क्लियर ना, दो ही बात तो हो सकती है। भ्रम भाई, उसे भूत और इंसान में भ्रम हो गया है। तो मैंने आपको बताया है ना कि धारा 90 के तहत भय या भ्रम के तहत अपराध नहीं होता है, भय या भ्रम के तहत दी गई सहमति अपराध नहीं होती है। तो भैया तथ्य के भूल के कारण उन्होंने पीट पीट कर क्या कर दिया, मार दिया है एक व्यक्ति को, तो भैया वह कोई भी अपराध नहीं किया। तो विकल्प यहाँ पे देखे दिख रहा होगा, कौन ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह तथ्य की भूल है, क्योंकि वह तथ्य की भूल है।
तो कौन उसे धारा बचाव करेगा भाई, किस धारा के तहत उसे बचाव मिलेगा, तो धारा 76 के तहत उसे क्या मिल रहा है, बचाव मिल रहा है। धारा 76 के तहत उसे क्या मिल रहा है, बचाव मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। चले चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन, क एक पुलिस अफसर है, वारंट के बिना, गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है, वारंट के आधार पर और वारंट के बिना भी गिरफ्तारी हो सकती है। क एक पुलिस अधिकारी और यह को बिना वारंट के वह क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। किस कारण, किस जुर्म में गिरफ्तार किया भाई, हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। तो क ने अपराध किया, क कोई अपराध करेगा भाई, पुलिस है, उसको गिरफ्तार करने का अधिकार है, वह कम से कम आपको 24 घंटे तो गिरफ्तार करके रख ही सकता है, चाहे वो संदेह में ही क्यों ना रख ले। भाई आपको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना, वह अधिकार तो आपको न्यायालय में मिला हुआ है ना, आप न्यायालय में जाकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करिए। तो पुलिस वाले ने आपको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया बिना वारंट के। अब यहाँ पे एक आया सदोष परिरोध। परिरोध मतलब भाई किसी को पुलिस ने जेल में डाला हुआ है तो वो परिरोध हो गया, मतलब वो चारों तरफ कहीं भी नहीं जा सकता। और सदोष अवरोध, सदोष अवरोध का मतलब है किसी एक रास्ते में उसके रोक डाल देना, ठीक ना। आप देखें भाई, जब आपके गांव में एक लड़ाई हो गई, मान लीजिए छोटी सी किसी से लड़ाई होती है और आपके परिवार वाले उस जिस व्यक्ति से लड़ाई हुई उसके घर को घेर के बैठे हुए हैं कि अगर अपने घर से भी बाहर निकला तो हम तुम्हारी क्या करेंगे, टांगे काट लेंगे, ऐसा कहते हैं ना। तो भैया जब वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आप कौन सा अपराध कर रहे हैं, धारा 340 के तहत सदोष परिरोध का अपराध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कभी कभी धमकी दे देते हैं ना कि मेरे घर की तरफ आए तो तुम्हारा पैर काट के फेंक दूंगा या तुम्हें मार दूंगा, एक तरफ जाने का उसका रास्ता आप क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सदोष अवरोध कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चारों दिशा में जाने से आपने प्रतिबंधित कर दिया तो सदोष परिरोध, किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया तो सदोष अवरोध होता है। तो ए और बी दोनों गलत हैं भाई। उसने क्या किया, कोई अपराध नहीं किया है, कोई भी अपराध उसने नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। यह भी धारा मैंने आपको पढ़ाया था भाई, धारा 78। मैंने कहा था कि न्यायालय के अनुसरण में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी पुलिसकर्मी को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया तो चाहे वह व्यक्ति निर्दोष हो चाहे कोई भी हो, पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा 78, ये 5वां क्वेश्चन है आपका, धारा 78 इसका बिल्कुल सही आंसर है। धारा 78 बिल्कुल सही आंसर है। धारा 94 में आपको क्या बताया गया भाई, धारा 94 में आपको क्या बताया गया, सम्मति से किया गया कार्य, सम्मति से किया गया कार्य और जो भय की स्थिति में दिया गया हो, जो भय के अधीन दिया गया हो, ये किस में बताया गया, धारा 94 में बताया गया। धारा 92 में आपको क्या बताया गया भाई, सम्मति के बिना किया गया कार्य, किसी व्यक्ति के जान बचाने के लिए सम्मति के बिना किया गया कार्य। देखिए धारा 92 क्या कहता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में आग लगी हुई है और उसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जलकर मर जाएगा और वह फर्स्ट फ्लोर पे बच्चा खड़ा है। आप दौड़ के गए फर्स्ट फ्लोर पर उस बच्चे को बचाने के लिए, आपने बच्चे को उठाकर क्या किया, नीचे फेंक दिया। भैया आपके नीचे फेंकने के कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है और बच्चे को गंभीर चोट भी लग सकती है, बच्चे की जान भी बच सकती है। तो आपने उसकी जान बचाने के लिए उसकी सहमति नहीं ली कि मैं तुम्हें नीचे फेंक दूं, ठीक ना। उसके बाद देखें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। यक्ष कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, यक्ष क्या कर रहा है भाई, कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल अर्थात जो लोहे वाला हिस्सा होता है उसे कुल्हाड़ी का क्या कहते हैं, फल कहते हैं। उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़े व्यक्ति वाई को लग जाता है और वाई क्या होता है भाई, मर जाता है। वाई की क्या हो जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है। जब यहाँ उसकी मृत्यु कारित हो जाती है तो यदि यक्ष की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, अर्थात यक्ष ने पूरी उचित सावधानी का बंदोबस्त कर रखा था, तो वह अपराध कैसा हो गया, वह अपराध क्षम्य हो गया भाई, वह अपराध नहीं आएगा, ठीक ना।
तो क्षम योग्य है, अपराध नहीं है। भैया मैंने बताया है कि अपराध के लिए मानव ही अकेला व्यक्ति अपराधी नहीं होता, अपराध के लिए मानव का मन भी अपराधी होना चाहिए, मानव का मन भी अपराधी होना चाहिए। तो यहां पे उसे क्या हो गया भाई, बरी हो गया, वह अपराधी नहीं है। आप देखें दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखें, कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रहा है जहां बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और कुल्हाड़ी क्या हो गई, उसके हाथ से छूट गई और पास खड़े एक बच्चे को जाकर लगी और बच्चा जान से क्या हुआ, हाथ धो बैठा, मतलब बच्चा क्या हो गया, मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसने कोई अपराध किया है कि नहीं किया, तो आप कहेंगे उसने अपराध किया। अपराध क्या किया भाई, उसने उपेक्षा की है, किसकी, बच्चों के खेलने की। तो उपेक्षा द्वारा क्या हो गई भाई, एक बच्चे की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। तो यह धारा 304 के क के तहत क्या हो जाएगा भाई, अपराध हो जाएगा। यह धारा मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। धारा 304 के तहत उपेक्षा द्वारा उसने क्या कर दी, मृत्यु कारित कर दी। तो अब आपको विकल्प दिख गया होगा, उपेक्षा द्वारा मृत्यु। तो बिल्कुल आप सही दिशा में चल रहे हैं। इसी तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है, मूल विधि को। मूल विधि से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, यह बिल्कुल ही आसान विषय होता है और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग होता है। आपका मन भी लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आपका मन भी इसमें बना रहता है कि अगर ऐसी घटना कोई घट जाए तो क्या होगा। देखिए भाई आगे, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है, ऐसा कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है। तो अभी अभी जो मैंने कुल्हाड़ी वाला उदाहरण लिया था वो कौन सी धारा का था भाई, धारा 80 का। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, धारा 80 पढ़ाते हुए मैंने सेम वही कुल्हाड़ी वाला ही उदाहरण लिया है। धारा 80 वाले में सेम मैंने कुल्हाड़ी वाला ही उदाहरण लिया है। तो धारा 80 मतलब भाई आप सावधानीपूर्ण या विधिपूर्ण तरीके से पूरी सावधानी बरतते हुए अगर कोई कार्य करते हैं और दुर्घटनावश कोई घटना घट जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक कामगार उचित चेतावनी दे देता है। एक कोई मजदूर है, कामगार का मतलब क्या होगा भाई, मजदूर। एक कोई मजदूर है, वह चेतावनी दे रखा है कि भैया इधर मत आइएगा, लेकिन तब भी कोई व्यक्ति उधर से गुजरता है और वह कामगार ऊपर से क्या फेंक रहा है, बर्फ की सिल्ली फेंक रहा है, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां फेंक रहा था और कोई राहगीर जो उस रास्ते से गुजरता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन कामगार ने क्या किया था, उचित चेतावनी दे रखी थी, उचित चेतावनी दे रखी थी। कामगार अब निश्चिंत था कि अब इधर कोई नहीं आएगा, लेकिन एक व्यक्ति गुजरा और उसकी वहां पे क्या हो गई, मृत्यु। तो क्या कामगार के मन में ऐसा था कि कोई राहगीर आए और उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा उसके मन में बिल्कुल नहीं था। जब कामगार का मन ही अपराधी नहीं है तो कामगार अपराधी कैसे हुआ भाई, तो कामगार भी अपराधी नहीं हुआ। तो देखें भाई यहां पे विकल्प कौन सा सही होगा, मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं है, ठीक ना, उनकी वहां पे मृत्यु लिखी थी, पहुंच गए। चले भाई, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है। भैया धारा 81 पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहानि जो संभाव्य है उसे कारित कर सकते हैं। यही तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप मेरे वीडियो में देखते रहें। अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो वह मेरा वीडियो देखता रहेगा लगातार, मुझे ढूंढ करके। मैं प्रभु सर आपको परीक्षा दृष्टि के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और जितना हो सके इसे वाइड कर दें। भाई इस पे लगातार आपको मूल विधि की क्लासेस इसी तरह से मिलने वाली हैं, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। चले भाई, भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए भाई, यदि कोई कार्य हानि करने के आपराधिक आशय से नहीं किया गया है। दूसरा, यदि कार्य सद्भाव में किया गया, सद्भाव में क्या किसी की हत्या कारित कर देंगे। यदि कार्य बड़ी हानि को रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया, मैंने क्या बताया कि बड़ी हानि को बचाने के उद्देश्य से यदि कोई कार्य करते हैं, ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भैया। क एक गरीब व्यक्ति है, अपनी रुग्ण मतलब बीमार माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाइयां चुराता है। क को बचाव मिलेगा। भैया चोरी तो चोरी होता है, और आपको मैं बता दूं, आप चोरी को अगर परिभाषित करना चाहें तो कर नहीं पाएंगे, मुझे एग्जाम्पल बहुत सारा देंगे। एक बात बिल्कुल आसान सी भाषा में आप चोरी अभी अभी सीख लें, चोरी कभी भी स्वामित्व का नहीं होता है। चोरी कभी भी स्वामित्व का नहीं होता है, चोरी हमेशा कब्जे से होती है, चोरी हमेशा कब्जे की होती है,
ठीक ना। चोरी स्वामित्व की नहीं होती है, चोरी हमेशा कब्जे की होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी का तालाब है, किसी का तालाब है और उस पर कब्जा उस तालाब पर मेरा है, दूसरे का तालाब है, कब्जा मेरा है और तालाब में मछली भी मैंने पाल रखा है। तो जब आप चोरी करेंगे तो जो तालाब का मालिक है उसका चोरी नहीं कर रहे हैं, मछली पालन मैंने किया है, तालाब मेरे कब्जे में, तो चोरी आपने किसके की? मेरी की। तो चोरी कभी भी स्वामित्व के विरुद्ध नहीं होता है, चोरी हमेशा कब्जे के विरुद्ध होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको चोरी पढ़ाते हुए, धारा 378 पढ़ाते हुए मैं ये भी बताता हूं आपको कि भैया अगर आप चाहें तो अपने ही सामान की चोरी कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि भैया हम अपने ही सामान की चोरी क्यों करेंगे, तो भैया आप ये वाली लाइन बिल्कुल याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए कि चोरी हमेशा कब्जे के विरुद्ध होता है, स्वामित्व के विरुद्ध नहीं होता है। मान लीजिए आप अपनी साइकिल स्टैंड में रखे, आपकी साइकिल है, आपने साइकिल स्टैंड में जमा किया और बिना साइकिल स्टैंड वाले को बताए अपनी साइकिल उठाकर ले गए, आपने अपने ही सामान की क्या कर ली? चोरी। क्योंकि जितनी देर के लिए आपने साइकिल को साइकिल स्टैंड में रखा था, उस साइकिल पर कब्जा किसका था भाई? साइकिल स्टैंड के मालिक का था। तो आपने साइकिल स्टैंड के मालिक का सामान चुरा लिया है, भले ही वह मालिकाना हक आपका हो, ठीक ना। तो चोरी हमेशा कब्जे के विरुद्ध होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी गलती आपसे नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। क एक गरीब व्यक्ति है, देखिए भाई क क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, और चोरी एक प्रकार का अपराध होता है, चोरी एक प्रकार का अपराध होता है। आवश्यकता बस उसने चोरी करा, वो तो सही बात है, क्वेश्चंस तो कर रहा है कि आवश्यकता बस वो चोरी कर रहा है। भाई आवश्यकता ऐसी कोई नहीं हो सकती जिससे आप अपराध कर दें, ठीक ना। तो इनमें से कोई भी नहीं है भैया, आपने सब कार्य कर दिया। आपने क्या किया? आवश्यकता बस यदि चोरी करते हैं तब भी अपराध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा, यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा कहाँ पे हो रहा है? आप भाई माता का प्राण बचा रहे हैं, कैसी माता? वो बीमार माता है, आपकी माता को कोई मारने तो नहीं गया है ना, वो तो बीमारी से मर रही है, मारने कोई व्यक्ति तो नहीं गया। अगर व्यक्ति जाता तब क्या होता भाई? आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लागू हो जाता, आप अपनी माता को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते थे, ठीक है ना। तुच्छ अपहानि, देखिए तुच्छ अपहानि धारा 95 में है, ऐसा हानि जो कि बिल्कुल निम्न आकी जाए, जिससे कोई भी क्षति ना हो रही हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है भाई दवाई चोरी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। धारा 11 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धारा 12, निम्नलिखित में कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो भैया आवश्यकता के आधार पे कौन सा वाद आया था? डडले एंड स्टीफन। मेरा वीडियो देखिएगा, बताया हूं मैंने बताया था कि डडले स्टीफन वाले विवाद में क्या, किस मामले में क्या हुआ था। मैंने बताया कि 3 व्यक्ति नाव में घूम रहे थे, वो रास्ता भूल गए। 3 व्यक्ति नाव में घूम रहे थे, वो रास्ता भूल गए और समुद्र में कहीं और भटक गए। 3-4 दिन तक वह खाए नहीं थे, उनको भूख बहुत लगी थी और उन्होंने अपने साथ, मैंने बताया 3 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति जो बड़ी उम्र के थे और 1 व्यक्ति था जो बच्चा था, उसकी उम्र 7 वर्ष थी। उस बच्चे को मारकर ये दोनों व्यक्ति क्या करे? खा गए। ये दोनों व्यक्ति उस बच्चे को मारकर क्या करें? खा गए थे। जब इस व्यक्ति को मारकर खा गए तो ये कैसी पूर्ति कर रहे थे? आवश्यकता के आधार की पूर्ति कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। डडले स्टीफन का मामला मैंने आपको पढ़ाया है, आप जरूर मेरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और मेरा वीडियो देखने के बाद आप किसी का भी मूल विधि एसआई के लिए क्वेश्चन हल कर सकते हैं, किसी के प्रैक्टिस सेट को उठाकर हल कर सकते हैं आप मूल विधि एसआई का, ठीक ना। मैं नहीं कह रहा कि आप, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, पूछिए, ठीक ना। तो आपके 90% से ऊपर के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए भाई, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको ये बात पता है, ये कौन सी धारा कहती है भाई? धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कोई घटना भी कारित कर दे तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक ना। दो बच्चा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आईपीसी की कौन सी धारा इसे परिभाषित कर रही है? धारा 82 परिभाषित कर रही है। भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूप में उन्मुक्त होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया, 7 वर्ष से अधिक लिखा है तो ये बात क्या हो गई? गलत। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ये बात क्या हो गई? सही। 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा, यह बात बिल्कुल सही आंसर है। तो यह बात आप याद रखिएगा। यह कौन सी धारा में आपको पढ़ाया गया भाई? धारा 82 में पढ़ाया गया है, तो भूलने की कोशिश ना करें। आगे चलें। जिसकी उम्र कितना है? 6 साल, 7 वर्ष से कम। ब को क्या करता है?
चोट पहुंचाने के आशय से धक्का देता है और वह ब नीचे गिर जाता है और वह क्या कर जाता है भाई, उसकी अग्रभुजा मतलब उसका हाथ टूट जाता है। जब उसका हाथ का हड्डी टूट जाता है तो क्या अ ने अपराध किया, तो जब उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है तो वह अपराध हो ही नहीं सकता, तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। यह पहला ही विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जब 7 वर्ष उम्र की बात आ गई तो अगले विकल्प को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कोई कार्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है यदि ऐसे बालक के द्वारा की जाती है। तो 7 वर्ष से कम उम्र के बालक के द्वारा अगर किया गया, भैया विधि का देश किसे कहते हैं, इंग्लैंड को कहते हैं। और ब्रिटेन ने जब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपराधी माना ही नहीं तो सबने कह दिया कि 7 वर्ष का बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता है। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम लिया जाता है। कब भाई, सक्षम कब समझा जाएगा, उसकी उम्र 7 से अधिक हो और 12 से क्या हो, कम हो, उसे अपराधी का सक्षम रूप मान लिया जाता है। 12 से अधिक वाले तो अपराधी कर ही कर सकते हैं, लेकिन 7 से 12 वर्ष का मतलब 7 से अधिक उम्र हुआ और 12 वर्ष से कम है तब भी वह अपराध के लिए सक्षम है। बस धारा 83 कहता है कि वह अपराध करने के बाद भी उसे कार्य की प्रकृति का ज्ञान न हो, वह अबोध बना रहे तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चले भाई, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति को पगला बुलाएंगे तो बुरा मान जाएगा, उसे चौरसिया बुला लीजिएगा। धारा 84 में पागल व्यक्ति यदि किसी को मार देता है, मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि आप सड़क पर घूम रहे हैं, कोई पागल लड़का आता है और आपको पीछे से 1-2 थप्पड़ मार देता है, पहले तो गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन जैसे ही आप घूम कर देखेंगे कि पीछे कौन खड़ा है, पागल व्यक्ति खड़ा है, तो आपका गुस्सा अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह मैकनॉट का सिद्धांत माना गया है धारा 84 को। चले भाई आगे, मैकनॉटवाद किससे संबंधित है, अभी अभी मैंने ये शब्द बोला था और उसका क्वेश्चन भी आगे आपके भाई, विकृत चित्तता से संबंधित है, मतलब पागल व्यक्ति से संबंधित है। चलें अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रावधान किसे मैकनॉट का नियम कहते हैं, तो धारा 84 को मैकनॉट का नियम कहते हैं। 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से क्या कम उम्र का बच्चा अपराध कर सकता है, धारा 83 है। धारा 85 में मैंने आपको बताया मम्मत व्यक्ति मतलब शराबी व्यक्ति, बेवड़ा याद कर लीजिए इसमें धारा 85 में, और धारा 86 में आदतन बेवड़ा याद कर लीजिए, जो मतलब बिल्कुल पियक्कड़ है ही, ठीक ना, वह रोज पीता है। यहाँ पे शराबी व्यक्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति जो आदतन शराबी नहीं है, वह कभी कभी शराब पीता है। तो ये कभी कभी वाले तो अपराध नहीं करते हैं, लेकिन जो रोज पीते हैं ना वो अपराध कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उतना पीने की आदत है। ठीक है भाई, तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, तो आज हम इसी क्वेश्चंस के साथ आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं यह क्लास सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज अगर यह क्लास सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास परीक्षा दृष्टि पे चले तो आपको तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।